जय हो। चर्चा चल रही थी हमारी विश्वकर्म वास्तुशास्त्र पर, और उसमें आज हम जो चर्चा करेंगे जलाशयों से संबंधित चर्चा है। दो अध्याय यहाँ पर स्पष्टतः जलाशयों से संबंधित इस ग्रंथ में मिलते हैं। एक वापी लक्षण है 33वां अध्याय, और उसका अगला ही तटाक लक्षण, तालाब के लक्षणों की चर्चा। तो इनको भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से विश्वकर्म वास्तुशास्त्र में तटाक अथवा वापी की चर्चा की गई है। वापी लक्षणाध्याय के प्रारंभ में ही कहा है, यत्र स्वादु जलस्रावा संततम स्थिति भाग भवेत परीक्ष तत्र कर्तव्यम वापी कूपादिकम मतम। जहाँ स्वादिष्ट जल, मीठा पानी जहाँ मिल सकता हो, और कैसा संततम, सतत, निरंतर जहाँ मीठा जल, स्वादिष्ट जल मिलता रहे, उसकी स्थिति बनी रहे, ऐसे स्थान का परीक्षण करके भाई कहाँ हमको कूप या वापी का खनन करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले से ही जल स्रोतों की पहचान अलग अलग तरीक़ों से की जाती रही है। दकारगल प्रकरण पूरा हमारे संहिता ग्रंथों में मिलता है। उदक शब्द, दक शब्द और स्वयं का, ये तीनों ही शब्द जल के प्रतीक हैं। दकारगल अर्थात उदकारगल, उदक की जल की शिराएं, जो भूमिगत जल जो शिरा रूप में बहता है, क्योंकि भीतर भी जो जल बह रहा है, भौम जल निरंतर प्रवाहित है। आप देखिएगा कूपों में जब हम जल को बाहर पूरी तरह से मोटर से खींच लें, उसके बाद हमें वहाँ से आता हुआ जल दिखाई देगा। ऐसा ही कभी आप ऐसा भी देखिएगा कि एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में धीरे धीरे करके नलकूप खनन होते गए, तो पता चला कि जहाँ खूब जल मिल रहा था, कुछ दिनों बाद वहाँ आपको जल मिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि समान जल शिरा पर ही यदि अन्य जलकूप भी खनन हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो पानी सब जगह बटेगा। तो उदकारगल का ऊपर से ही वृक्षों आदि के चिन्हों द्वारा कि भाई किस किस प्रकार के वृक्षों का कॉम्बिनेशन ऊपर भूमि पर संभव है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने पुरुष नीचे जल शिराएं होंगी। अब वर्तमान में जो परिस्थितियां बदली हैं, भौम जल का निरंतर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, तो उदकारगल के जो सिद्धांत प्राचीन ग्रंथों के हैं वो पूर्ण रूप से आज कितना कारगर होंगे हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक जल शिराओं का अंदाज आज भी विज्ञान भी इसको मानता है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जिनसे पता चल सकता है कि भाई यहाँ नीचे जल बहुत अच्छी मात्रा में होगा, तभी यह वृक्ष यहाँ पर पनप रहा है। और कुछ और भी चीज़ें हो, जैसे कहीं के अचानक ही यदि कोई एक वृक्ष की शाखा वो कुछ विचित्र प्रकार से झोल खाई हुई हो धरती की ओर, एकदम से नीचे आ करके फिर वो शाखा ऊपर की ओर जा रही है, तो वो झुकाव इस चीज़ को बताता है कि भाई यहाँ खूब मात्रा में जल हो सकता है, अथवा कोई धातु भी वहाँ हो सकती है जो वृक्ष के भीतर बहने वाले जल को आकर्षित कर रही है, जिसके कारण उसकी उस शाखा ने झुकाव लिया। ये अतिरिक्त चर्चाएं हमने यहाँ पर की, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आप परीक्षण करिए। कई और भी तरीके लोगों के रहे हैं, गुनिया लोग अलग अलग अपने अपने प्रयोगों से करते रहे हैं, कितने उनमें वैज्ञानिक हैं, कितने मनोवैज्ञानिक हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करते हैं। आजकल भी मशीनों द्वारा भौम जल का अनुमान हो जाता है। तो जहाँ आपको स्वादिष्ट जल निरंतर मिलता रहे, ऐसे स्थान का परीक्षण करके फिर आपको कुआं, बावड़ी इत्यादि बनवाने चाहिए, उनका खनन करना चाहिए। अब आगे आकार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्या है? कहते हैं, चतुरस्रां वर्तुलां वा दीर्घां वा तां प्रकल्पयित त्रिदंडम व चतुर्दंडम पंचदंड मथापि व षडादि दशदंडांतम प्रमाणमिह योजयेत। यहाँ जो चर्चा हो रही है कि भाई आप उस आपके जो कुआं, बावड़ी जो भी आप बना रहे हो, उसको चतुरस्र चौकोर बना सकते हो, अथवा वर्तुलाकार, गोलाकार आप बना सकते हो, अथवा
दीर्घाकार आयताकार भी उसको आप बना सकते हैं। यहाँ एक बात जो चिंतनीय है कि बावड़ी को वैसे भी दीर्घिका कहा जाता है। वो दीर्घिका क्यों कहा जाता है, इस चित्र से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये एक वापी का बावड़ी का चित्र बना हुआ है। इसमें जो कूप की स्थिति भले ही हमने चतुरस्र रखी हुई है, उसमें जल चौकोर ही जल का तल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं और सीढ़ियों को सपोर्ट करने वाली पूरी दीवार, और ये इसको बहुत अलंकृत करके बनाते थे। इन पर हमने बहुत से पुरानी बावड़ियों में मंडप बने हुए भी देखे हैं। तो ये पूरी आकृति आपको यहाँ पर दीर्घाकार आयताकार दिखाई देती है, इसलिए इसको दीर्घिका कहा। फिर इनके आकार को लेकर के भाई कितना हम इसको दीर्घ कर सकते हैं, कितना हम इसको चौड़ा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि त्रिदंडम व चतुर्दंडम पंचदंडम अथाभिवा, 3 दंड 4 दंड 5 दंड, 3 4 5 लगातार, अर्थात 3 दंड से ऊपर लेना है। फिर षडादि 10 दंडांतम, 6 से लेकर 10 दंड तक भी चले गए हैं। तो 3 दंड से लेकर 10 दंड तक इसके आकार प्रकार को लेकर के वो लोग गए हैं कि इतनी लंबी आप इतनी बड़ी बावड़ी बना सकते हैं। यहाँ इस ग्रंथ में दंड शब्द सामान्यतः राजदंड के लिए हुआ है, और राजदंड 2 दंडों का एक मिला करके होता है। और एक दंड जब हम देखते हैं वो 6 फीट का निकलता है, तो 12 फीट तो इनका वैसे ही एक राजदंड हो जाता है। उसमें भी फिर 3 से लेकर के 10 तक गए। फिर कहते हैं आकृति को लेकर चतुर्मुखाम व द्विमुखाम क्वचित एक मुखाम तुवा, ये चतुर्मुख हो सकती है, 4 मुख वाली बावड़ी। यहाँ चारों दिशाओं से सीढ़ियाँ दी हुई हैं। कुछ इस प्रकार की बावड़ियाँ भी देखने में आती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बावड़ियाँ ऐसी हैं जो कुंडनुमा बन जाती हैं, जैसे रानी की बाव जो गुजरात में प्रसिद्ध है, उसको इतना अधिक वहाँ पर खुदाई करके और इतनी सीढ़ियाँ बना दी गई हैं कि वो कुंडनुमा आकृति उसकी दिखाई देती है, जबकि वो बावड़ी है, बहुत गहराई है उसकी। फिर इन्होंने कहा 4 नहीं भाई 2 भी आप रख सकते हो, तो द्विमुखा, आप कोई 2 हिस्से इसके ना देखें हम, तो ये 2 मुख वाली हो गई, अथवा आमने सामने के 2 मुख रह गए, ऐसे भी ये 2 द्विमुख वाली हो गई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो त्रिमुख, अन्य ग्रंथों में त्रिमुख वापी की भी चर्चा है, इसमें भी बाद में कहीं त्रिमुख की चर्चा की गई है। और एक मुख तो है ही, हमने इसको देखा हुआ है। तो इस प्रकार इनके मुखों को लेकर के चर्चा है। फिर जलीय भाग कितना होता है, तो कहते हैं 10 हस्त प्रमाणम वाधिकम व तल मध्य भाग। जो मध्य तल है, जो जलीय भाग, ये जहाँ पर पानी है, वो हिस्सा कितना, तो 10 हस्त प्रमाणम, 10 हाथ अर्थात 15 फीट। तो आप कोई भी बावड़ी बना रहे हैं 15 फीट का तो व्यास वहाँ होना ही चाहिए। 15 बाई 15 का पूरा, जब इतना जल का भराव होगा, इतना क्षेत्र हम जलीय भाग को देंगे, तो आसानी से फिर उस जल का अधिकाधिक प्रयोग हो सकता है। अगर हम बहुत सकरी बावड़ी बना लेते हैं, बहुत सकरा कूप बना लेते हैं, तो फिर उसमें से जल को निकालने में तकलीफ होगी। एकदम से शिराओं से उतना जल निकल के तेज़ी से नहीं आता। लेकिन अगर वो शिराओं से निकला हुआ जल पहले से आपको स्टोर हुआ है, तो आप आसानी से उसका प्रयोग तेजी से कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं भित्ति कल्पन मत्रोक्त माष्टिकम शैलिकम तुवा। इसकी भित्तियाँ, इसकी दीवारें आप जो बना रहे हैं, वो स्टिका ईंटों की भी कर सकते हैं और शिलाओं की, पत्थरों की भी। हम बहुत सारे कुएं हम ईंटों से निर्मित भी देखते हैं, और बहुत सारे कूप पत्थरों से निर्मित भी आपको देखने में मिलेंगे। आगे इसकी डिजाइन की चर्चा करते हैं। जलांतिके गणम कल्प्या माध्यमेत तदुदीरितम द्वितीयांगणकम वापि तृतीयांगणकम तुवा। यहाँ जलांतिके अंगणम, जहाँ पर आपका जल समाप्त हो रहा है वहाँ पर आंगन,
तो आपको ये इस प्रकार की आंगननुमा संरचना, एक चौड़ी सीढ़ी जिस पर आराम से आप खड़े हो सके, बैठ सकें, अपने जलपात्रों को रख सकें, उसको इन्होंने आंगन कहा। जो विश्राम के लिए मध्य विश्रांति स्थल भी सीढ़ियों में होता है, हमने सोपानों में इसकी चर्चा की हुई थी। और द्वितीय आंगन और तृतीय आंगन भी आवश्यकता अनुसार रखा जा सकता है। भाई आपको अधिक सीढ़ियाँ हैं तो बीच बीच में रुकने के लिए। दूसरा, इन आंगनों का दूसरा प्रयोग ये होता था कि यहीं साइड में दालानों की व्यवस्था भी ये लोग कर लेते थे। तो दिल्ली की बावड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं मुग़ल कालीन, जिनमें जो रईस लोग होते थे वो गर्मियों में नीचे की दालानों में जा कर के, भाई पहले इसकी दालान में हुए, यहाँ नहीं है ठंडाई तो इसके साथ वाली दालान में जा कर के, और सबसे नीचे की आसपास भी अब वो 4 मंजिला 5 मंजिला जब होती थी तो उतने ही आंगन यहाँ पर बने हुए रहते थे। तो उन दालानों में वो लोग अपनी गर्मी को भगाने के लिए दिन में जा कर के वहाँ आराम करते थे। तो इस प्रकार की आरामगाहों का उल्लेख मिलता है। सपादम व विपादम व युक्त्या स्थान मीरितम कल्पनम दार्ढ संयुक्तम पाद सोपान मंजुलम। आप ये जो आंगन आपके बन रहे हैं, इनको आप सपाद बना सकते हैं अथवा विपाद बना सकते हैं। सपाद और विपाद का जो अर्थ यहाँ निकल रहा है कि भाई हमने यहाँ पर अगर खंभे लगा दिए, पाद शब्द खंभों के लिए होता है, तो यहाँ अगर हमने खंभे लगा करके उसके ऊपर मंडप बना रखा है तो वो सपाद हो जाएगा। और हमने खंभों की संरचना नहीं दी है, हमने या तो सीधी दीवार जो है इनके ऊपर ही छत रख दी है, अथवा हमने सीढ़ियों को खुला हुआ रखा है, ऊपर से आप झांक करके सीढ़ियों को देख सकते हैं, तो वो विपाद युक्ति हो जाएगी। और कल्पनम दार्ढ संयुक्तम, इनको दृढ़ता पूर्वक बनाना चाहिए, इनकी डिजाइन आपकी मजबूत होनी चाहिए। पाद सोपान मंजुलम, और ये जो सोपान है हमारे ये सब, और जो पाद की व्यवस्था है, खम्भों की, स्तंभों की व्यवस्था है, वो सब मंजुल होने चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए। आगे कहते हैं मुखमंडप संयुक्तम, मुखमंडप युक्तम व कवाट आदि समन्वितम। ये मुखमंडप से युक्त हो सकती है, किवाड़ इत्यादि से युक्त हो सकती है। कैसे? इस प्रकार से इसके मुख पर मंडप बना हुआ हो, खम्भों पर आधारित, यहाँ द्वार लगा हुआ है, ताकि हर कोई इसमें कोई पशु इत्यादि बावड़ी में उतर कर इसको दूषित न कर दे। तो इस प्रकार की जहाँ संरचनाएं बनी होंगी उनकी ओर इन्होंने संकेत किया। मुखमंडप संयुक्तम कवाट आदि समन्वितम, किवाड़ इत्यादि वहाँ पर लगे हुए हैं। अब यदि आपकी वापी वो गोल आकृति की होगी तो सीढ़ियाँ कैसी हों? कहते हैं वाप्याम वर्तुल रूपायाम भुजंगा वेष्टनाकृति। ये आपकी बावड़ी, यहाँ जल है भीतर, और फिर भुजंगाकृति में इस प्रकार सर्पिलाकार इस बावड़ी में सीढ़ियाँ चली आ रही हैं। ये कई जो कुओं में पत्थर की सीढ़ियाँ ऐसी गोलाई में घुमा करके बना दी जाती हैं, उनसे हटकर इसको देखना चाहिए। कुछ बावड़ियाँ इस प्रकार की होती हैं जैसे चुनार के किले में है, तो वहाँ वो कूप के रूप में आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर दीवार के भीतर वो क्रमशः गोल घूमती हुई सीढ़ियाँ जैसे कुतुब मीनार आदि मीनारों में देखने में आती हैं, उस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और बीच बीच में से झरोखे हर मंजिल पर लगे हुए हैं, जिनमें से नीचे निगरानी रखी जा सकती है। जैसे चुनार का किला, वहाँ जो काशी के निकट है, चुनार मिर्ज़ापुर और काशी के मध्य में, वहाँ रानी स्नान करने के लिए जाती थी, ऐसी मान कहे वहाँ बताया जाता है उस प्रकार की बात। और हर मंजिल पे जो खिड़कियाँ बनी हुई थी, वहाँ धनुष बाण लिए दासियाँ खड़ी रहती थीं, और उनकी निगाह ऊपर की ओर रहती थी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पुरुष वहाँ तक, उस क्षेत्र तक तो नहीं आ गया है। तो ये वर्तुल रूपा सीढ़ियों की, वर्तुल रूपा वापी के अंदर भुजंगा वेष्टनाकृति की सीढ़ियों की, सर्पाकार सीढ़ियों की चर्चा है। पंक्तिम दृढ़ाम व रचयित, और इनको दृढ़ रूप से इन पंक्तियों को, स्टेप्स को आपको रचना चाहिए, अथवा सूत्र पंक्ति का, या फिर हम सूत्र पंक्ति का सीधी सीधी सीढ़ियों का प्रयोग भी बावड़ियों में देखते ही हैं। चतुर्विंशत्यंगुलेव विहीनम नेष्यते बोधय्य,
और ये जो सोपान है 24 अंगुल से कम इनका विस्तार, इनकी चौड़ाई नहीं रखनी चाहिए। भाई आपको ये 12 अंगुल एक वितस्त हो गया और 1 हाथ चौड़ाई, तो ये जो सीढ़ियों की चौड़ाई है ये आपको 1 हाथ रखनी है, लगभग 1.5 फीट रखनी होगी। कारण यह है कि भाई बावड़ी में जल आप लेकर के ऊपर आओगे, जल पात्र लेकर के, छोटी छोटी सीढ़ी रहेंगी, गिरने का भय हो सकता है, इसलिए पर्याप्त पैर रखने के लिए जगह वहाँ पर है। थक गए बीच में कहीं पर, आप अपने जल पात्र को उतार कर भी आराम से रख सकते हैं। और ये सीढ़ी अगर आप एक वितस्त से थोड़ी बहुत बड़ी अगर हम लेते, 16 अंगुल की ही सीढ़ी अगर लेते, तो उस स्थिति में हम अपना पैर भी ढंग से नहीं जमा पा रहे हैं, और मजबूरी में यदि हमको जलपात्र नीचे स्थापित करना पड़ा तो वो हम नहीं कर सकते, हमारा मटका छोटी सीढ़ी पर ढंग से नहीं रखा सकता। और जब 1.5 हाथ फैली हुई सीढ़ी होगी, 1.5 फीट 1 हाथ, तो उस स्थिति में बहुत आराम से अपने जलपात्र को आप वहाँ रख सकते हैं। अब आगे चर्चा इन्होंने घटी यंत्र की है। घटी यंत्र स्थलम तीरे रचयित सांगणम बुधः। आपको आंगन के साथ में घटी यंत्र स्थापित करना चाहिए, तीर पर, तट पर। अब बावड़ी का तट क्या हुआ, कुएं का तट क्या हुआ, दोनों प्रकार के अर्थ इसमें सोचे जा सकते हैं। या तो हम ये जो सबसे नीचे आंगन है, ये आंगन आप यहाँ बनाएं, लेकिन घटी यंत्र यहाँ पर रहट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप रहट यहीं लगाओगे तो यहाँ तट पर आप एक आंगन सा यहाँ पर अलग से आप बनाएंगे, एक चौड़ा चबूतरा आप यहाँ पर बनाएंगे, उसी पर आपकी रहट लगी होगी। और उस चबूतरे का इस्तेमाल अधिकांशतः लोग कपड़े धोने करने में किया करते थे। पुराने कुओं पर इस प्रकार के चबूतरे बने हुए देखने में आते रहे हैं। अंत में कहते हैं अवगाह तलोपेत द्वार किन्नर रूपकम। आपको अवगाहन तल तक, ये पानी का जो स्तर है वहाँ तक आपको द्वारों की व्यवस्था करनी है, और किन्नर रूप वहाँ उन पर बने हों। कल्पनम देव मूर्तिनाम अथवा संप्रयोजयित, अथवा वहाँ पर देव मूर्तियों का होना। अब ये द्वार सामान्य दृष्टि से अगर देखें कि भाई हम ये पूरी एक संरचना बनाते हुए गए, मंडप बनाते गए, और हर जगह हमने बढ़िया सुंदर अलंकृत द्वार बना दिए, भले ही वो खुली ही है, ऊपर सीढ़ियों के ऊपर छत नहीं है, तो भी डेकोरेशन के लिए दरवाजे बनाए जाते हैं, और हम अवगाहन तल तक उसको लेकर के जाएं। एक तो यह बात है। इससे भी ज़्यादा इसका अर्थ जो समझ में आ रहा है, बहुत सी जगह आपको ये अंदर जो जल वाली संरचना है वहाँ पर आले बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, और जब इसमें कम पानी है तब वो आले पूरी तरीके से होते हैं, और जब बावड़ी में, कुएं में पानी अधिक है तो थोड़ा थोड़ा उन आलों में आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा, और उनमें जल देवियों की प्रतिमा अथवा किन्नरों की प्रतिमा अथवा अन्य देवताओं की प्रतिमा देखने में आती है। तो यहाँ जो वापी से संबंधित आपका अध्याय है, कूप से संबंधित अध्याय है, वापी लक्षणाध्याय, वो संपन्न होता है। इसके बाद अगली जो चर्चा होगी हमारी वो तटाक पर होगी। वापी की चर्चा हम कर चुके हैं विश्वकर्म वास्तुशास्त्र से, और अब तटाक की, तालाब की चर्चा यहाँ पर है। 34वां अध्याय तटाक लक्षणाध्याय, और तटाक लक्षण कथन नाम से ये है। तटाक कल्पनाश्रय प्राणिनाम च सुखम मतम तस्मात् कल्पयेत् धीमान ग्राम मध्ये शुभस्थले। तटाक की कल्पना प्राणियों के सुख के लिए, भाई पेयजल की आवश्यकता सबको पड़ती है, और प्राचीन समय में लंबे समय तक पेयजल लोगों को मिलता रहे, पशुओं को मिलता रहे, सिंचाई के लिए भी जल मिलता रहे, तो उस दृष्टिकोण से तटाकों की, तालाबों की अपनी एक महत्ता थी ही। तो तस्मात् कल्पयेत् धीमान ग्राम मध्य शुभस्थले, इसको ग्राम मध्य में किसी शुभ स्थल पर बनाना है। और यहाँ ग्राम मध्य का तात्पर्य ग्राम के बीचों बीच कतई न लगाएं, क्योंकि ब्रह्म स्थान पर तालाब होना, गड्ढा होना, ये तो उचित होगा ही नहीं। ग्राम मध्य का अर्थ है बस्ती के भीतर। भाई बड़ा गांव है, अब छोटे छोटे ग्रामों में तो बाहर की ओर भी तालाब मिल जाते हैं, लेकिन बड़े ग्रामों में आपको बस्ती के बीच में भी कहीं कहीं तालाबों की कल्पना करनी होगी।
या मध्य से इतना तो हम अर्थ ले ही लें कि भाई बस्ती से बहुत दूर तालाब न हो। आगे कहते हैं मार्गस्य मध्यभागे च वास्तुभूमौ विशेषता सततम स्वादु सलिल स्रावो यत्र च दृश्यते। मार्ग के मध्य भाग में, अब यहाँ भी मार्ग के मध्य में कोई बीच रास्ते में तालाब थोड़ी खोद देंगे अपन भाई, रास्ता लंबा जा रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं आपको वहाँ पर तालाब बनवाने चाहिए ताकि राहगीरों को, उनके जो पशु हैं भाई, पहले तो रथ बैलगाड़ी इत्यादि चलती थी, तो हाथी घोड़ा बैल सवारियों को, इनको भी तो जल की आवश्यकता होती थी, तो बीच बीच में मार्ग में आपको तालाब की व्यवस्था करवानी चाहिए, राजा का दायित्व है। वास्तु भूमौ विशेषतः, और विशेष जो वास्तु भूमि है, जो कोई भी बस्ती बनी हुई है, कोई भवन बना है, तो वहाँ उसके आसपास भी आपको तटाक की व्यवस्था करनी चाहिए। सततम स्वादु सलिल स्रावो यत्र च दृश्यते, कहाँ पर आपका तालाब होना ठीक है, तो सतत जहाँ पर स्वादिष्ट जल का स्राव देखने में आए। भाई तालाब आप केवल खोद करके बना दें, इतने वर्ष से काम नहीं होना, केवल वर्षा के जल से नहीं, अपितु आंतरिक स्रोत भी उसके भीतर होने चाहिए ताकि लंबे समय तक वो तालाब सरवाइव कर पाए। तो जहाँ अंतः जल स्रोत होते हैं वो तालाब ग्रीष्म काल में भी बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं, अथवा ग्रीष्म काल में भी सूखते ही नहीं है, भले ही उनका जल कम हो जाएगा लेकिन बना रहेगा। और जो तालाब केवल और केवल वर्षा के जल पर आधारित हैं वो जल्दी सूख भी जाते हैं। इसलिए इसमें जल का स्राव निरंतर जहाँ होता रहे, जल के स्रोत जहाँ पर हमको मिल जाए, और कैसे जल के, स्वादिष्ट जल के, वहाँ आपको तालाब की कल्पना करनी चाहिए। आगे कहते हैं अंतःकूप समायुक्तम दक्षिणोत्तर दैर्घिकम वरुणेन्द्र दिशा भागस्थापि व स्थल योगिकम। अंतःकूप से युक्त, इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। पहले दक्षिणोत्तर दैर्घिकम, दक्षिण या उत्तर दिशा में इसका दैर्घ्य रखा जा सकता है। भाई बहुत सारे तालाब लंबाई में फैले हुए से रहते थे, तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में हो सकते हैं। या वरुणेन्द्र दिशा भागस्थापि व स्थल योगिकम, वरुण की दिशा पश्चिम, इंद्र की दिशा पूर्व अर्थात पूर्व पश्चिम में भी वो फैले हुए हो सकते हैं। तटाक नामना भणितम महत खातम हितप्रदम, तटाक नाम की महत खात बड़ा गड्ढा, और जो बड़ा गड्ढा जिसमें जल भरा हुआ है उसको तटाक कह रहे हैं, और वो हितप्रद है, हित को करने वाला है। निष्पंक गाध सलिलम पूरयित्वा क्वचित स्थलम, और कहीं कहीं आप तालाब ऐसे भी बनाते हैं जो निष्पंक गाध सलिलम, यहाँ कीचड़ रहित लेकिन अल्प मात्रा में जल होगा, अगाध नहीं, हाथी डुब्बा नहीं होगा, थोड़ा कम पानी भी रह सकता है, 4 फीट 5 फीट, तो इस प्रकार से, लेकिन उसमें कीचड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जल से भी कहीं कहीं इसको पूरित किया जाता है। तो उथले तालाब भी बहुत सी जगह हमको देखने में आते हैं, खासकर जो जल स्रोत जहाँ निरंतर भीतरी है वहाँ उथले तालाब चल जाते हैं। संभवतः यह कुंड की ओर भी एक संकेत हो सकता है यहाँ, क्योंकि इन्होंने तटाक की चर्चा की है, कुंड की चर्चा नहीं की है। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कुंड बनते हैं वो उन पे बहुत अधिक जल नहीं ठहरता है, लेकिन ख़त्म भी नहीं होता है, वो छोटे से कुंड में ही निरंतर जल आता रहेगा, उसका पहाड़ी झर वहाँ से जल आता रहता है। अब जो कूप की चर्चा थी वो अपन चित्र के साथ उसको करते हैं। यहाँ चर्चा थी अंतः कूप समायुक्तम। पहले एक सिस्टम चलता था कि तालाबों के भीतरी भाग में कूप भी खोद करके रखे जाते थे। उसका एक तो उपयोग यह होता था कि जब ज़्यादा पानी भर रहा है तो वो इन कूप के माध्यम से वो और एक्स्ट्रा जल वहाँ पर आ जाए, और एक प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी, कि नीचे धरती में अच्छा पानी बैठ जाएगा, जब धरती प्यासी नहीं रहेगी तो वो तालाब का पानी भी कम सूखेगी। और जब तालाब सूखने लगते थे ग्रीष्म काल में तो यही कुएं इनसे पानी निकाल कर, घटिका यंत्रों से रहट से पानी निकाल कर इन तालाबों को भरा जाता था। क्योंकि कुएं से मनुष्य तो जल का उपयोग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन पशुओं के लिए जो जल चाहिए वो कुओं में नहीं उतर सकते, तो उनके लिए तो तालाब ही आपको भरा हुआ होना चाहिए। तो तालाब में छोटे छोटे ढबरे इन्हीं जो
वाटर हार्वेस्टिंग के निमित्त जो कूप बनाए जाते थे, जो अंतः कूप बनाए जाते थे, इनसे ही जल निकाल करके उनको भरा जाता था। अगला श्लोक कहता है जल निर्गमनोपेत भागमायन समृतम। ये जल निर्गमन, इसकी व्यवस्था भी आपको करनी है भाई। तालाब में कहीं ना कहीं आपको ऐसे स्थान नालियां देनी पड़ेंगी कि जब तालाब में जल पूरा भर जाए तो वो किसी एक मार्ग से बाहर की ओर बह जाए, क्योंकि बहुत अधिक जल अगर इसमें भराया, आपने इसका जो तटबंध बनाया हुआ है फिर उसके टूटने का भय होगा, या घाट पे से ओवरफ्लो होता है तो घाट पे गंदगी आएगी, तो आपको उस घाट से पहले ही कोई ना कोई जल निर्गमन मार्ग, कोई नालियां वहाँ पर जिस ओर से थोड़ी नीचाई हो वहाँ पर करनी चाहिए। लेकिन वो अयन समृतम होनी चाहिए, अयन समृत मार्ग से, समृत मार्ग से ढकी हुई। तो ये नालियाँ आपको दिखनी नहीं चाहिए साहब। हम या तो इसके घाट के नीचे से ही नाली निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से वो देखने में कहीं नहीं आएगी। यहाँ आपको पूरा मार्ग दिखाई दे रहा है, पत्थर बाकायदा लगे हुए हैं, वो और नीचे से नाली निकल रही है, तो ओवरफ्लो का पानी इससे निकलता जा रहा है। अब तालाबों में सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी घाटों पर। भानुअंगलोन्नता पंक्तिर द्विगुणा यति कामता। भानु अंगुल, भानु अर्थात आदित्य, आदित्य होते हैं 12, तो 12 अंगुल एक वितस्त प्रमाण की ये सीढ़ी की ऊंचाई होनी चाहिए। हाँ भाई, इतनी ऊंची सीढ़ी तो बिल्कुल जायज़ है। और द्विगुणा यति कामता, और चौड़ी कितनी होगी? दोगुनी, 1 हाथ 1.5 फीट लगभग उसकी चौड़ाई होगी, ताकि हमने कूप के विषय में भी चर्चा की थी कि बहुत सकरी अगर आप सीढ़ी रखेंगे तो जैसे जल भर करके हम जा रहे हैं और आप थक गए, मटके को रखना पड़ा, तो सकरी सीढ़ी पर उसको रखना आसान नहीं होगा, तो चौड़ी सीढ़ियों पर उनको रखना आसान होता है। और यहाँ तो वैसे भी चौड़ी सीढ़ी का प्रयोग इसलिए क्योंकि आप तालाब उथली जगह में बना रहे हैं। हम कूप में या बावड़ी में अगर हम सीढ़ियों की चर्चा करते हैं तो वहाँ सकरी भी होती तो चल जाती भाई, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सकरी करोगे तो आपका घाट बहुत खड़ा सा और कम में, तो वो एक जो सौंदर्य घाट का होना चाहिए वो भी यहाँ नहीं आ सकता। आगे कहते हैं मध्य महापंक्ति युक्त मृजुसूत्रम च निश्चलम तीर मंडप संयुक्तम तीर वृक्षैश्च शोभितम। ये जो पंक्तियां हैं, मध्य महापंक्ति युक्तम ऋजुसूत्रम च निश्चलम, ऋजु सूत्र सीधे सूत्र में बनी हुई, महापंक्ति लंबी लंबी स्टेप्स। ये कोई बावड़ी की सीढ़ियाँ तो है नहीं कि जो छोटी छोटी हो जाएं। तालाब की सीढ़ी पूरा लंबा घाट बनेगा, बड़ा घाट बनेगा, तो ये लंबाई में सीढ़ियाँ भी जाएंगी और मध्य में महापंक्ति से वो युत होंगी। और एक अर्थ इस रूप में भी इसको लिया गया कि भाई ये दोनों ओर महापंक्ति बड़ी पूरी चौड़ी स्टेप जो साइड के चबूतरे, तो इस कुछ टीकाकारों ने इसको महापंक्ति के अर्थ में लिया है। और कई बार ये डिजाइन आपको इस तरीके से चौकोर भी दिखाई देती है, कई बार थोड़े बुर्जुनुमा डिजाइन आगे थोड़े अर्धचंद्राकार भी निकाल दी जाती है। तीर मंडप संयुक्तम, तीर पर तटों पर मंडपों का प्रयोग, कहीं कहीं मंडप बने होंगे जहाँ व्यक्ति वस्त्र बदलने करने का कार्य कर ले, अपना सामान वगैरह आराम से रख ले, और तालाब के किनारे किनारे बैठ के अगर वो कुछ भोजन सामग्री लेकर के निकला है और मार्ग का तालाब है तो वो इस मंडप में बैठकर भोजन भी कर सकता है। और तीर वृक्ष, तट पर वृक्षों का होना, उनसे भी वो शोभित हो, क्योंकि तालाब का सौंदर्य वृक्षों से ही होगा। पहली चर्चा करते हैं जलमंडप संयुक्ता क्वचित कार्योत्तमे स्थले दैवे तटाके तत्कल्प्यम विमान शिखरोज्ज्वलम। कहीं कहीं आपको जलमंडप की व्यवस्था, बहुत से तालाब आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर भीतर तक ले जाकर और वहाँ पर पानी के भीतर मंडप बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो क्वचित लिख रहे हैं, कहीं कहीं, सब जगह बना है जरूरी नहीं है। उत्तम स्थले, जो इसके योग्य उत्तम स्थल हो भाई, कहीं जो है भीतर की ओर थोड़ा उथलापन सा आ रहा है, तो ऐसे उथले तालाब में अगर हम वो मंडप बनाएंगे ज़्यादा ठीक है, और गहरे तालाब में आप मंडप बनाने चले तो वो मंडप ही धसक जाएगा कभी भी। इसमें हम स्वर्ण मंदिर वाला दृश्य देख सकते हैं कि मंदिर पूरा बीच में बना हुआ है और जो सरोवर है अमृतसर है वो उसके चारों ओर है। दैवे तटाके तत्कल्प्यम, जो दैवीय तालाब हैं
जो देवस्थानों के तालाब हैं उनमें ऐसी व्यवस्था अधिक देखने में आएगी। भाई सामान्य तालाबों में मध्य में मंडप बना देना, ये चीज़ आपको देखने में नहीं आती। लेकिन जो दैवी, जैसे अभी अमृतसर का उल्लेख किया, वहाँ तो पूरा भवन बना हुआ है, पूरा मंदिर बना हुआ है, विमान शिखरोज्ज्वलम, और उत्तम शिखर से युक्त विमान, उत्तम शिखर से युक्त देवालय की व्यवस्था, वो आकृति उस मंडप में दिखाई देगी। अब आगे कहा, खंड पंक्ति कुचित कार्य तटाकेशु सरस्सुचा मेदिनी मेदिनी पट्टिकोपेता जलम सर्वत्र कल्पयेत। खंड पंक्ति ही, कहीं कहीं खंड पंक्ति का प्रयोग यहाँ दिखाई देगा। खंड पंक्ति अर्थात ये जो पंक्तियाँ, जो स्टेप्स हैं, वो कहीं कहीं खंडित हो गई। यहाँ बनी, फिर थोड़ी दूर यहाँ बनी। भाई बहुत बड़ा अगर तालाब है तो उसमें आप पूरे पे पंक्तियाँ बनाओगे, बहुत महंगा काम पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह हमने कि भाई इस मोहल्ले के लोग इस घाट पे जाएं, इस मोहल्ले के लोग इस घाट पर आ जाएं, तो वहाँ जो है हमने पंक्तियाँ बना दी हैं, बीच बीच में खंडित हैं। अलग अलग जगह आपने यहाँ पंक्तियाँ बना रखी। तो ये खंड पंक्ति का उदाहरण हो गया। और फिर मेदिनी पट्टी को पेता, मेदिनी पट्टी, भाई जल की मृत्तिका की, भूमि की पट्टी, मेड़, वो तो आपको कम से कम चारों ओर, वही कच्ची मेड़ तो उसकी बनेगी बनेगी। आप उस पर ये सीढ़ियाँ बनाए या नहीं बना, मेड़ तो कम से कम देखने में वहाँ पर आएगी ही। जलम सर्वत्र कल्पयेत, और सभी ओर उसमें जल की कल्पना, चारों ओर से उसकी हदबंदी हो, बाउंड्री उसकी या तो सीढ़ियों से बनी हो, नहीं तो मेदिनी पट्टिका से उसकी बाउंड्री बनी हुई हो, सभी जगह उसमें जल हो। रेखा रूपम मीन रूपम लता रूपम तक्षयित भूर्ज पत्र क्षेपणम व नानांगण समन्वितम। अनेक प्रकार के आंगन जगह जगह पर आप वहाँ पर चबूतरे तालाबों के किनारे बना सकते हैं, और उनको रेखाओं की आकृति, मछलियों की आकृति, लताओं की आकृति, उन पर तक्षण करना है, उकेरना है आपको। भोजपत्र क्षेपण, भोजपत्र की आकृतियों का तरह तरह की डिज़ाइन बना करके उनको सजाना, वो भी देखने में आएगा। वानर क्रीडनम वापी तक्षयित सुमनोहरम, कहीं कहीं वानरों की क्रीड़ा, बंदरों के सुंदर सुंदर मनोहारी दृश्य देख करके ही व्यक्ति को एकदम हंसी आ जाए, ऐसे ऐसे वो चलते कूदते वानरों के, उल्टे पूंछ से लटके हुए वानरों के, ऐसे दृश्य वहाँ पर आपको प्रयोग कर देने हैं वेलबूटे के साथ में ही। क्वचित अष्ट मुखोपेतम तटाकम बहुपंक्तिकम, और कहीं कहीं आपका तालाब वो 8 कोण का हो सकता है। अष्टमुखोपेतम, 8 ओर से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो हम, जैसे ये चतुरस्र संरचना है, अब ये यहाँ देखिए आप, तालाब पूरा आपका चतुरस्र ही है, लेकिन 2 घाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही 2 घाट इधर, 2 घाट इधर, 2 घाट इधर, तो ऐसे ये 8 घाटों की व्यवस्था यहाँ पर, 8 और स्टेप्स की व्यवस्था हो जाएगी। तो यही इसके 8 मुख हो जाएंगे। और अगली जो चीज़ इसमें थी कि बहुपंक्तिकम, बहुत सारी स्टेप्स वाले तालाब भी आप बना सकते हैं। स्थापयेन नृपतिर्देशे प्राणिनाम सुखदायकम, और ये तालाबों की जो कल्पना है प्राणियों के सुख के लिए कही गई है। पुनः यह बात दोहराई, और इसी के साथ जलाशय से संबंधित चर्चा हमारी होती है संपन्न। नमस्कार।